आइए आइए प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। आज हम लोग करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का लास्ट वाला लेक्चर। आज लेक्चर करके हम लोग खत्म कर लेंगे यूनिट नंबर 4 को भी और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के पूरे सब्जेक्ट को भी। ऑलरेडी हमने सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए हैं। अभी तक भी आपने अगर बैकलॉग मेंटेन करके रखा है बाबू, कर लो, बिकॉज इसके बाद अब मैराथन आएगा और सजेशन आएगा। जो मैराथन और सजेशन का लाभ फायदा तुमको तभी दिखेगा जब तुम सारे के सारे ईडी के रेगुलर लेक्चर्स किए रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना लास्ट लेक्चर को, और आज ईडी वाला जो सब्जेक्ट है उसको खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं आज, स्टार्टअप। भैया स्टार्टअप क्या होता है उसके बारे में समझने वाले हैं। समझने से पहले पूरा का पूरा रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे, इसके बाद आपको हिंदी में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। चलिए आइए। A startup has been defined by Department of Industrial Policy and Promotion। स्टार्टअप को किसने डिफाइन किया है? स्टार्टअप को डिफाइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसको हम लोग प्यार से DIPP बोलते हैं। स्टार्टअप हैज बीन डिफाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? DIPP। क्लियर है इतना? स्टार्टअप वर्ड को किसने डिफाइन किया है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ओके, इन्होंने बोला है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने बोला है, जो एंटिटी इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड इंडिया में हुई है उसी एंटिटी को आप क्या बोलोगे? स्टार्टअप। जो एंटिटी का जन्म इंडिया में हुआ है, जो एंटिटी इंडिया में रजिस्टर हुई है, उसको ही आप बोलोगे क्या? स्टार्टअप। उसको ही आप बोलोगे क्या? स्टार्टअप। इसके बाद नॉट ओल्डर देन 5 इयर्स होना चाहिए, यानी कि 5 साल से ज्यादा रजिस्टर हुआ नहीं होना चाहिए। उसी चीज को आप बोलोगे, उसी एंटिटी को आप बोलोगे स्टार्टअप। मतलब कि नया नवेला खुला है, जस्ट 5 साल या 5 साल से कम वक्त लगा है अभी खुलने में, उस एंटिटी को आप क्या बोलोगे? स्टार्टअप। इसके बाद थर्ड पॉइंट, जिसका एनुअल टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में बस 25 करोड़ या तो 25 करोड़ से कम है, उसको आप क्या बोलोगे? स्टार्टअप। 25 करोड़ से एक्सीड करेगा तो आप स्टार्टअप नहीं बोल सकते उसको। जिसका एनुअल टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है? अप्रैल 1 टू मार्च 31। ओके, जिसका एनुअल टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 25 करोड़ या तो 25 करोड़ से कम है, उससे ज्यादा नहीं है, तो उस चीज को आप, उस एंटिटी को आप क्या बोलोगे? स्टार्टअप। क्लियर? इसके बाद वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, जो इनोवेशन के लिए काम करते हैं, जो एक नया नवीला चीज लाते हैं, क्रिएट करते हैं, जो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जो डिप्लॉयमेंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स के लिए काम करते हैं, नया नवीला प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट में। जो प्रोडक्ट, जो टेक्नोलॉजी आज तक कोई बनाया नहीं है, देखा नहीं है, वो प्रोडक्ट लाएंगे। पुराने तरीके से बिजनेस जो नहीं करते हैं, उसी बिजनेस को बोलते हैं स्टार्टअप। वरना तो नॉर्मल बिजनेस ही बोल सकता था ना तुम। सिंपल सा बात है। क्लियर है? इसके बाद देखो, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मतलब कि प्रोवाइडेड दैट सच एंटिटी इज नॉट फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग अप और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। मतलब ये बोल दिया गया कि वो एंटिटी ना हो जो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस से स्प्लिट अप होके आया है। मान लो कि तुम्हारा पापा का बिजनेस है, मान लो कि तुम्हारा पापा का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला बिजनेस था, उसी का एक तुम ब्रांच खोल दिया और उस बिजनेस को तुम स्टार्टअप बोल दिया। ऐसे चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। स्टार्टअप में एकदम नया नवेला बिजनेस तुमको खड़ा करना पड़ता है, जो रजिस्टर्ड इन इंडिया होना चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया होना चाहिए, मतलब कि जिसका जन्म इंडिया में होना चाहिए, जिसका खुला हुआ 5 साल से ज्यादा ना हुआ हो, मतलब कि 5 साल या 5 साल से कम, नॉट ओल्डर देन 5 इयर्स। और थर्ड कंडीशन हम लोग ने पढ़ा था, जिसका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ या 25 करोड़ से कम हो, 25 करोड़ से एक्सीड ना करे। अगर एक्सीड कर गया तो वो स्टार्टअप नहीं है, वो स्टार्टअप नहीं है। और जो इनोवेशन के लिए काम करे, जो डेवलपमेंट के लिए काम करे, जो डिप्लॉयमेंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स के लिए काम करे, उसी चीज को, उसी एंटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टार्टअप। चीज गलत बोल दी है, उसी एंटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टार्टअप। ठीक है, आपको याद रह जाएगा अभी। तो स्टार्टअप कौन डिफाइन किया था? DIPP ने।
DIPP किसको बोल सकते हो? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। वापस से एक बार कंडीशन सुना दो मेरे को, इधर के इधर ही हम लोग को याद करना है, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। दूसरा, नॉट ओल्डर देन 5 years। थर्ड, एनुअल टर्नओवर जिसका 25 करोड़ से ज्यादा ना हो। एनुअल टर्नओवर डस नॉट एक्सीडिंग, मतलब कि 25 रुपीज, मतलब कि 25 करोड़ रुपीज इन एनी फाइनेंशियल ईयर, इन एनी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। और 4, वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, जो इनोवेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स के लिए काम करे। ठीक है। एंड प्रोवाइडेड दैट सच एंटिटी इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। मतलब कि वो जो एंटिटी है वो स्प्लिटिंग अप और वो रिकंस्टिट्यूशन से ना बना हो, यानी कि वो एग्जिस्टिंग बिजनेस का एक ब्रांच वगैरह ना हो, है ना। इसके बाद देखिए, स्टार्टअप तो समझा दिए, स्टार्टअप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टअप। एक स्टार्टअप के लिए भैया कौन कौन सा रिसोर्सेस लगता है, उस चीज के बारे में आप समझाइए। सबसे पहले एक स्टार्टअप बनाने के लिए, एक स्टार्टअप खोलने के लिए बाबू एक फाइनेंशियल रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट पड़ता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल मतलब क्या? पैसे का जरूरत पड़ेगा, फंडिंग का जरूरत पड़ेगा। आप एक स्टार्टअप खोल रहे हो, आप एक न्यू एंटिटी बना रहे हो, आप उसमें इनोवेशन करना चाहते हो, तो पैसे के बिना वो कैसे हो सकता है? पैसा है तो तभी तो आप मार्केटिंग करोगे, हायरिंग करोगे, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस करोगे, यानी डे टू डे एक्सपेंसेस करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पैसे का जुगाड़। तो पैसे का जुगाड़ कहां से आता है? इनिशियल केस में तो आप शेयर नहीं बेचोगे ना। इनिशियल केस में क्या आप लिस्ट करा दोगे अपना कंपनी को शेयर मार्केट में? ऐसा नहीं होगा ना। इनिशियल केस में आप क्या करते हो? अपना पर्सनल सेविंग से लेते हो, लोन्स लेते हो, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग, यही सब करते हो। सिंपल सा बात है ना। तो सबसे पहला रिसोर्स जो आपको लगता है वो है फाइनेंशियल रिसोर्स। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स। एक स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए, एक एंटिटी क्रिएट करने के लिए स्किल वाला पर्सन को, स्किल एंड नॉलेजेबल पर्सन का रिक्वायरमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगा। स्किल्ड एंड नॉलेजेबल पर्सन का रिक्वायरमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगा। जो लोग स्किल्ड रहेंगे वही लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा पाएंगे, इंक्लूडिंग आप। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स सेकेंड टाइप का रिसोर्स है जो कि एक स्टार्टअप में रिक्वायरमेंट है। तो स्किल्ड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉइज आर एसेंशियल फॉर एग्जीक्यूटिंग द स्टार्टअप विजन एंड ड्राइविंग ग्रोथ। मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस खोला, उसमें एक भोदू सा आदमी है, क्या करना है, बिजनेस कैसे करना है, हम तो आज तक नहीं सीखे बिजनेस कैसे करना है, हमको तो पापा आज तक बहुत ही ज्यादा राजकुमार की तरह रखे हैं। इस तरह से होगा क्या? नहीं ना बाबू, चालाक बनना पड़ेगा, बिजनेसमैन होना पड़ेगा। अगर तुम स्टार्टअप करना चाहते हो तुमको स्किल्ड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रट्टाफिकेशन कर करके पूरा पूरा मतलब कि बीकॉम एमकॉम पास कर गए फिर भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आपको अपना स्किल भी लगाना पड़ेगा। आजकल स्किल बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्लियर है। तो सेकेंड टाइप का रिसोर्सेस क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। फर्स्ट, फाइनेंशियल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब पैसा सीधा। ह्यूमन रिसोर्स मतलब आपको जो एम्प्लॉइज रहेंगे, आप जो एम्प्लॉइज को सेट करोगे वो नॉलेजेबल रहना चाहिए, वो स्किल्ड रहना चाहिए। तो डिग्री मैटर नहीं करती, उनको मार्केटिंग आना चाहिए, सेल्स आना चाहिए, फाइनेंस आना चाहिए, हर टाइप का गुण होना चाहिए उसके दिमाग में। इसके बाद आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। जो चीज आप बना रहे हो उसका कॉपीराइट लेना पड़ेगा आपको, उसका पेटेंट, उसका ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी रहना चाहिए आपके पास। प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड ट्रेड सीक्रेट्स। मान लीजिए कि आप एक इनोवेटिव चीज बना रहे हो, आप एक न्यू चीज बना रहे हो जो आज तक किसी ने नहीं बनाया है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? पेटेंट लेना पड़ेगा ना, कॉपीराइट लेना पड़ेगा, वरना तो कोई आपका आइडिया को चिपका के अपना बना लेगा। सिंपल सा बात है। मैं जो नोट्स बनाता हूं, सिंपल सा बात है, मैं जो नोट्स बनाता हूं वो नोट्स में इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखवाता हूं? अभिषेक झा क्लासेस, बिकॉज ये मेरा क्रिएट किया हुआ नोट है।
अगर ये नोट्स कोई चुरा लेके गया तो वो तो अपना नाम ले लेगा ना। सिंपल सा बात है, कोई चोरी ना करे इसीलिए मैं अपना नाम छपवा के रखता हूं। इसीलिए आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे उस पर कॉपीराइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूट्यूब में आप गए हो कभी? बताओ, गए हो कभी? कभी भुवन बाम का वीडियो डाउनलोड करके यूट्यूब में अपलोड करने का ट्राई करना, तुम्हारा वीडियो 2-3 दिन में उड़ जाएगा। कभी मेरा खुद का वीडियो डाउनलोड करके तुम अपना चैनल में अपलोड करने का ट्राई करना, तुम्हारा वीडियो 2-3 दिन में उड़ जाएगा। बिकॉज तुम दूसरे का कंटेंट पब्लिक नहीं कर सकता बाबू, तुम दूसरे का कंटेंट यूज नहीं कर सकता। इसको ही बोलते हैं कॉपीराइट। ठीक है, समझा कि नहीं? बताओ। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा, यानी कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब चीज का ध्यान रखो। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा फिजिकल रिसोर्सेस का भी। भैया फिजिकल रिसोर्सेस मतलब क्या है? एक ऑफिस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। रास्ता में थोड़ी ना करोगे प्रोडक्शन, चलो रास्ता में करते हैं प्रोडक्शन, इस तरह से थोड़ी ना होता है बाबा। कम से कम एक गैरेज ही खोल लो, वो गैरेज के भीतर ही ऑफिस बना दो। कहीं ना कहीं एक जगह चाहिए बाबा, ऑफिस स्पेस चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए। रास्ता में तुम नहीं कर सकता बिजनेस। क्लियर? भैया पुचका वाला लोग तो रास्ता में ही करता है। अबे वो लोग स्टार्टअप थोड़ा ना कर रहा है, वो लोग स्टार्टअप कर रहा है क्या? वो लोग तो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अब एक्सेप्शन मत लेके आ। ऑफिस स्पेस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज, तो ये क्या है? फिजिकल रिसोर्सेस। ये क्या है? फिजिकल रिसोर्सेस। आपको फिजिकल रिसोर्सेस का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है एक स्टार्टअप के लिए। इसके बाद एक टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है। आपको इंजीनियर्स लोगों को भी हायर करके रखना पड़ेगा ना। आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डेवलप करके रखना पड़ेगा। बिकॉज आजकल जो बिजनेस है वो सब ऑनलाइन बिजनेस है। तो ऑनलाइन कैसे लेके जाओगे जब तक आपका टेक्नोलॉजी सही नहीं रहेगा? तो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज भी तो सही रहना पड़ेगा। ऑफलाइन बेच रहे हो या ऑनलाइन बेच रहे हो? भैया ऑनलाइन बिजनेस बेच रहे हैं। आजकल तो सारा का सारा चीज, सारा इनोवेशन ऑनलाइन के थ्रू ही हो रहा है। तो भाई टेक्नोलॉजी को सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखो। क्लियर है? इन टूडेज डिजिटल एज, मतलब कि टेक्नोलॉजी प्लेज एन क्रूशियल रोल इन स्टार्टअप सोर्सेस। दिस इंक्लूडेड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू डेवलप, डिलीवर एंड स्केल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद अभी नेटवर्क एंड रिलेशनशिप। नेटवर्क एंड रिलेशनशिप, बिल्डिंग ए नेटवर्क ऑफ मेंटर्स। नेटवर्क बनाओ थोड़ा सा। नेटवर्क कैसे बनाते हैं? आजकल देखते हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग सब करते हैं। बड़े बड़े मेंटर्स लोगों को पकड़ो, नेटवर्क बनाओ, गैदर हो, रिसोर्सेस को एक्सेस करो। वो सब भी जरूरी है, नेटवर्किंग बनाना भी जरूरी है। लोगों को अपने बिजनेस में जोड़ो, फंडिंग क्रिएट करो, बड़े बड़े इंसान के साथ मिलो, उनका टाइम एंड उनका एफर्ट लो। तो सेकंड बात होता है, 7th पॉइंट होता है टाइम एंड एफर्ट ही। तो नेटवर्क एंड रिलेशनशिप आप समझ गए, समझे? चले, तो नेटवर्क एंड रिलेशनशिप में हम लोग ने क्या पढ़ा था? बिल्डिंग एंड नेटवर्क ऑफ मेंटर्स, एडवाइजर्स, पार्टनर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स इज एसेंशियल फॉर द गेनिंग इनसाइट्स। तो अगर तुम एक नया बिजनेस खोल रहा है, तुम अपना दोस्त लोगों को नहीं बताया, तुम एडवाइजर, तुम अपना मेंटर लोग से नहीं मिला, तुम पार्टनर लोग से नहीं मिला, तो तुम्हारा खाक बिजनेस चलेगा? सबको बताना पड़ेगा, सबसे नेटवर्क बनाओ भाई। इसके बाद टाइम एंड एफर्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फाइनली स्टार्टअप रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ऑन टाइम। तो स्टार्टअप में एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ऑन टाइम होना चाहिए। अगर टाइम के बियॉन्ड चला गया वो चीज, तब पॉसिबल नहीं है भाई, तब तुम्हारा बिजनेस नहीं चमकेगा। तो फाइनली स्टार्टअप रिक्वायर्स ए सिग्निफिकेंट investment on time, effort and perseverance from the founders and the team members. Building a successful startup often involves long hours. मतलब कभी कभी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने के लिए तुमको लंबे लंबे घंटों का इंतजार करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, लंबे समय का एफर्ट देना पड़ेगा, एंड द विलिंगनेस ऑफ ओवरकम चैलेंजेस एंड सेटबैक्स अलोंग द वे।
तो एक फाउंडर लोग को देखते हो कितना मेहनत करता है, ये लोग रात रात भर मेहनत करता है, 24 घंटे में से ये लोग 17-18 घंटा मेहनत करता है, फिर ही एक बिजनेस को चमका पाएगा ना। तुम्हारा बिजनेस नया नया खुला है, तुम नया नया स्टार्टअप खोले हो, तुम कुछ इनोवेटिव करने जा रहे हो, तो तुमको बहुत ज्यादा मतलब कि टाइम देना पड़ेगा उस बिजनेस में, बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगेगा। अभी हार्डवर्क करोगे तभी बाद में तुम सक्सेसफुल बन पाओगे, है कि नहीं। तो टाइम एंड एफर्ट भी एक टाइप का रिसोर्स है। तो बताओ हम लोग ने कौन कौन सा रिसोर्सेस पढ़ा, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फाइनेंशियल रिसोर्सेस लगता है यानी कि पैसा, सीधा सा बात है। मार्केटिंग करोगे, सेल्स करोगे, कहां से करोगे, मतलब कि मार्केटिंग, हायरिंग, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कहां से करोगे, जब तुम्हारे पास पैसा है तभी तो सब कुछ है ना। यस। ह्यूमन रिसोर्सेस, इसके बाद नॉलेजेबल इंप्लॉयज को बिठाओ, स्किल्ड इंप्लॉयज को बिठाओ, बोधू इंप्लॉयज को मत बिठाओ जो ऐसे बैठ के बोलेगा हमको तो काम आता ही नहीं है, सॉरी। आजकल स्किल मैटर करता है, रट्टाफिकेशन मैटर नहीं करता है, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है, स्किल मैटर करता है। स्किल स्किल स्किल, ओनली स्किल। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे, ये भी एक रिसोर्स है आपका। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सिंपल अपने से बना के लिख सकते हैं भैया जी, बिल्कुल आप अपने से बना के ही लिख सकते हैं। लेकिन ये जो काले बोल्ड अक्षरों में जो हेडिंग लिखे हुए हैं उसको प्लीज चेंज मत कीजिएगा, उसको लिख दीजिएगा सबसे पहले, इसके भीतर वाला पॉइंट अपने से बना के लिख सकते हैं। अब गाय भैंस कुछ भी मत लिख देना, इंग्लिश सही होना चाहिए बाबा, इंग्लिश सही होना चाहिए। इसके बाद फिजिकल रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट पड़ता है, जैसे कि क्या, ऑफिस स्पेस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, फर्नीचर हो गया, ये सब फिजिकल फैसिलिटी, फिजिकल रिसोर्सेज तुम प्रोवाइड करोगे ना, वरना तुम मैन्युफैक्चरिंग कहां पे करेगा, रोड पे थोड़ी ना करेगा मैन्युफैक्चरिंग। ऑफिस चाहिए तुमको एक छोटा सा, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, सब चीज का हिसाब रखना पड़ेगा। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का भी रिक्वायरमेंट है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ उसको, क्योंकि सारा का सारा बिजनेस तो डिजिटल फॉर्म में ही हो रहा है भाई, ऑनलाइन फॉर्म में ही हो रहा है। इसके बाद नेटवर्क एंड रिलेशनशिप, नेटवर्क बनाओ, सब लोगों से जुड़ो, मेंटर्स, एडवाइजर्स, पार्टनर, सप्लायर्स, सब लोगों से जुड़ने का कोशिश करो, कस्टमर से जुड़ने का कोशिश करो। ऐसा नहीं जो अकेला अकेला मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं सिर्फ अकेला बिजनेस करूंगा और मैं किसी का साथ नहीं लूंगा। भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, सब किसी से जोड़ना पड़ेगा तुमको। इसके बाद क्या है, टाइम एंड एफर्ट। तो आपको बिजनेस के लिए, आपको एक स्टार्टअप को बढ़िया तरीके से एकदम मतलब कि चमकाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम एंड डेडिकेशन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, हार्डवर्क, टाइम, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। फैमिली टाइम, वैमिली टाइम कुछ मत देखो, जितना खट सकते हो उतना खटो, तभी स्टार्टअप चमकेगा, वरना नहीं चमकेगा, सिंपल सा बात है। चलो आगे, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे वाला टॉपिक। अब हम लोग पढ़ते हैं मतलब कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या पढ़ेंगे, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। आइए, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो एक एंटरप्रेन्योर फॉर्मल बिजनेस के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फॉर्मल बिजनेस स्टार्ट होने के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। इसको प्यार से हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। आइए पहले पढ़ लेते हैं। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर बिफोर द फॉर्मल कमेंसमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। अभी तक एंटरप्राइज चला नहीं है, अभी तक एंटरप्राइज स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं सप्लायर के साथ, वेंडर के साथ, कस्टमर के साथ, कुछ प्रिंसिपल कस्टमर के साथ। मान लो तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब तुम्हारा बिजनेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन तुम सबसे पहले रॉ मटेरियल्स मंगवाएगा ना सप्लायर से, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, कुछ पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखना पड़ेगा। एक दो कस्टमर आ गया, एडवांस में बुकिंग लेगा ना, एक दो कस्टमर आ गया एडवांस में बुकिंग लेगा ना, उनके साथ भी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंडर्स के साथ भी मतलब कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बैंकर्स लोगों के साथ भी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिन लोग से लोन वोन लेगा तो, है ना। इस मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं किए हैं भाई, स्टार्टअप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ऑफिशियली, लेकिन फिर भी मुझको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, किससे, सप्लायर से, प्रिंसिपल कंज्यूमर से, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी से, वेंडर से। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड
Pre incorporation contract are usually entered by the promoters of the enterprise company for acquiring some property right of the company is yet to be incorporated. मतलब कि कुछ राइट्स, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ सामान लेने के लिए हम लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट पहले करना पड़ता है। अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, फिर भी करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। और एक नाम क्या है? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। बताओ, याद भी करवा दिए। The following parties are vendors, suppliers, financial intermediaries and principal customers. Principal customer मतलब जो कस्टमर के भी पहले है। कुछ कुछ कस्टमर ना पहले ही, मतलब कि प्रोडक्ट के आने से पहले ही ऑर्डर दे देते हैं, भैया हमारा तो इतना ऑर्डर है, बना देना। जब स्टार्ट करोगे तब तुम बना देना, एडवांस में ऑर्डर दे रहे हैं। तो वो क्या है? प्रिंसिपल कस्टमर। ठीक है, अब भाई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम है स्टार्टअप का? ठीक है, स्टार्टअप का क्या क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। आइए थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 मिनट। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम स्टार्टअप का, लैक ऑफ मार्केट। लैक ऑफ मार्केट मतलब कि लैक ऑफ मार्केट वैलिडेशन। लैक ऑफ मार्केट वैलिडेशन। स्टार्टअप में स्ट्रगल टू वैलिडेट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज आइडिया इन द मार्केट है। मतलब तुम स्टार्टअप किए हो, तुम नया नया प्रोडक्ट लाए हो, तुम नया नया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाए हो, लेकिन मार्केट में तुमको वैलिडेट करने के लिए सालों लग जाएंगे। एक प्रोडक्ट ब्रांडेड होता है तो उसको सब कोई लेना चाहता है, लेकिन एक प्रोडक्ट नया नया नवेला नवेला आया है, उस पर ट्रस्ट बनाने के लिए तुमको सालों लग जाएंगे। कस्टमर का ट्रस्ट जीतने में तुमको सालों लग जाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं लैक ऑफ मार्केट वैलिडेशन। मतलब कि तुम तो प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे, तुम अपना सर्विसेज तो लॉन्च कर दोगे, लेकिन तुमको कोई जानेगा ही नहीं, है ना। कस्टमर का ट्रस्ट तो तुम पे है नहीं ना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स घूम रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा ब्रांड बना लिया है। लोग उनसे खरीदेंगे, तुमसे क्यों खरीदेंगे? सबसे पहला प्रॉब्लम यह है लैक ऑफ मार्केट वैलिडेशन। स्टार्टअप में स्ट्रगल टू वैलिडेट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज आइडिया टू द मार्केट, लीडिंग टू द अनसर्टेनिटी अबाउट डिमांड एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस। इसके बाद लिमिटेड फंडिंग। फंडिंग भी कोई नहीं करता भाई, फंडिंग भी कोई नहीं करता। अगर तुम शार्क टैंक देखते होगे, शार्क टैंक में 5-6 शार्क बैठे रहते हैं। एक स्टार्टअप आता है, कितना मेहनत से और कितना सक्सेसफुल बिजनेसेस रहता है, फिर भी शार्क लोग उस पर इन्वेस्ट नहीं करता है। कोई भी बिजनेस जो एक नया नवेला है, उस पे ना फंडिंग करने से बहुत लोग डरता है, सोचता है कि भाई इसका बिजनेस तो डूबने वाला है। क्योंकि मार्केट में आजकल इतना ज्यादा कंपटीटर है, लोग अपने आप को अनसिक्योर महसूस करता है कि भाई अगर 100% बिजनेस है ना, तो 90% बिजनेस फेल हो जाती है और 10% बिजनेस चलती है। तो ये बताओ कि इतना ज्यादा अनसिक्योर मार्केट में फंडिंग कौन देगा उनको? कौन सा बड़ा बड़ा इन्वेस्टर आके उसको फंडिंग देगा? एंजल इन्वेस्टर आके उसको फंडिंग देगा, है ना। तो इसीलिए लिमिटेड फंडिंग रहता है। लिमिटेड फंडिंग के वजह से भी प्रॉब्लम एक हो जाता है स्टार्टअप के लिए। इसके बाद ये टैलेंट एक्विजिशन, hiring and retaining skilled employees can be challenging for the startup competing with the large companies. अब देखो आज अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है? रट्टू वाला एजुकेशन सिस्टम, जिसमें सिर्फ रटवाने पे फोकस करते हैं। तुम बीकॉम कर लिए, 4 साल का डिग्री कर लिए, पूरा का पूरा रट के एकदम बैठे हुए हो। इंटरव्यूअर ने तुमको स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछा, तुमको आता ही नहीं है स्किल बेस्ड क्वेश्चन। तो यही तो एक प्रॉब्लम है स्टार्टअप के लिए कि हम एम्प्लॉय हायर करेंगे, लेकिन एम्प्लॉय भी तो स्किल्ड होना चाहिए। एम्प्लॉय तो स्किल्ड है ही नहीं, एम्प्लॉयज के पास तो कुछ स्किल वाला चीज ही नहीं है, स्किल वाला चीज ही नहीं है। तो हायरिंग एंड रिटेनिंग स्किल्ड एम्प्लॉयज कैन बी चैलेंजिंग फॉर स्टार्टअप कंपीटिंग विद द लार्ज कंपनीज। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट चैलेंजेस आता है। कैसे करे डेवलप, अपने प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करे, कैसे यूनिक बनाए कि बाहर वाली जो दुनिया है, मेरे जो कंपटीटर्स हैं, उसका प्रोडक्ट से मैं अपना प्रोडक्ट को कैसे यूनिक बनाऊं, क्या ऐसा चेंज लाऊं। ये भी तो एक चैलेंज है ना। स्टार्टअप में एनकाउंटर डिफिकल्टी इन डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज, इंक्लूडिंग टेक्निकल चैलेंजेस,
रिसोर्स कंस्टेंट, मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, इसमें भी मुझको यूनिक बनाना है, फिर तो मेरे प्रोडक्ट बिकेंगे। यूनिक मैंने नहीं बनाया, अपने कंपटीटर के जैसे ही एक प्रोडक्ट बना दिया, फिर क्या मेरे प्रोडक्ट मतलब कि बिकेंगे क्या? नहीं ना। बिकेंगे कब? जब मैं कुछ यूनिक बनाऊंगा। यूनिक बनाने के लिए मेरे पास रिसोर्सेस ही अवेलेबल नहीं है, ये भी तो एक चैलेंज है। और यूनिक बनाने के लिए मेरे पास वो स्किल्ड एम्प्लॉय भी नहीं है, स्किल्ड लेबर भी नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है ना? यही सब प्रॉब्लम है। इसके बाद मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्वाजिशन। जब तुम इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करते हो, जब तुम इनिशियली एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, तो मार्केटिंग नहीं कर पाते हो तुम। उस प्रोडक्ट का जिस तरह से मार्केटिंग होना चाहिए उस तरह से मार्केटिंग नहीं कर पाते हो, बिकॉज तुम्हारे पास बजट बहुत कम होता है। तुम्हारा कंपटीशन, तुम्हारा तुम्हारा कंपटीटर उस हिसाब से बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो पहले आया है मार्केट में। लेकिन तुम नया नवेला आया है, तुम्हारे पास पैसा है क्या तुम बहुत ज्यादा अच्छे से मार्केटिंग कर पाएगा? नहीं ना। तो सिंपल सा बात है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है, मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्वाजिशन। कस्टमर को एक्वायर करना, मार्केट अपना प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। इसके बाद सेलिंग ऑपरेशन, स्कैल्पिंग ए सॉरी स्केलिंग ए startup requires careful planning and execution to manage growth effectively, including expanding production capacity, hiring additional staff and entering new markets. तो लाइक स्केलिंग करने के लिए, सेल्स को स्केलिंग करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको बहुत अच्छे से ग्रोथ को इफेक्टिवली देखना पड़ेगा, अपने प्रोडक्शन को एक्सपांड करना पड़ेगा, अपना कैपेसिटी को एक्सपांड करना पड़ेगा, एडिशनल स्टाफ को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सब तो प्रॉब्लम ही है, कैसे करोगे अगर इनिशियल फेस है तो? इसके बाद रेगुलेटरी कंप्लाइंस। रेगुलरली तुमको कंप्लाइंस का रिक्वायरमेंट है, रेगुलरली कुछ ना कुछ तुमको रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली भी है। तो स्टार्टअप मस्ट नेविगेट कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग लाइसेंसिंग, टैक्सेशन, डेटा प्राइवेसी। तो स्टार्टअप में लाइसेंस लेना पड़ता है, तो टैक्स भरना पड़ता है, डेटा प्राइवेसी करना पड़ता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस है। ये सब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते 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 इंसान बिक जाए। तो इतना ज्यादा जो रेगुलेशंस कंप्लाइंस है, रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, इसको तुम बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पकड़ो। ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है ना? 8 नंबर का प्रॉब्लम है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कभी कभी कैश फ्लो मैनेजमेंट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज इस सब बिजनेस में ना ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई लगता है, क्योंकि इसमें ना लेबर इंटेंसिव टेक्निक तुम ज्यादा यूज करते हो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक तुम कम यूज करते हो, एंड इनिशियली तुम्हारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज्यादा हाई रहेगा। इस वजह से ये कैश फ्लो मैनेजमेंट भी तुमसे नहीं हो पाता है। इसके बाद कंपटीशन एंड डिफरेंशिएशन। स्टार्टअप फेस कंपटीशन फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड प्लेयर। मान लो कि रिलायंस एकदम स्टैब्लिश प्लेयर है, बहुत ही बड़ा ब्रांड है, इसके सामने कोई लल्लू पंजू मतलब कि ब्रांड आ गया, एकदम जस्ट नया नया स्टार्टअप आया है, क्या रिलायंस के सामने वो टिकेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ उसको यूनिक करना पड़ेगा, फ्री तो वो टिकेगा ना, फ्री तो वो मतलब कि टिकेगा। जैसे आप लोगों को पता हो, एक उबर है, उबर बोल के एक कंपनी है, इसको तो सब जानते हो, है ना? और एक अभी नया नया आया है कैब का, इन ड्राइवर, शायद इन ड्राइवर आया है। अब ये बताओ, उबर कितना भी कोशिश करे, मतलब इन ड्राइवर कितना भी कोशिश करे, क्या उबर को कंपटीशन दे सकता है क्या? क्या उबर को कंपटीशन दे सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही होता है कंपटीशन एंड डिफरेंशिएशन। स्टार्टअप फेस कंपटीशन फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड प्लेयर and other startup in the industries, requiring them to differentiate their offering, innovate continuously and carve out unique value proposition. और लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग भी एक फैक्टर हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया। मतलब लीडरशिप करने के लिए भी एक तुम्हारे पास कैली चाहिए ना, वो नहीं रहेगा तो फिर कैसे? तो स्टार्टअप may struggle with the leadership challenges, incurring setting strategic decision making, critical decisions and fostering a culture of innovation. तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है।
सब जब हम लोग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ये 10 प्रॉब्लम है, मैक्स टू मैक्स कर लेना, और एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स टू सॉल्व स्टार्टअप प्रॉब्लम। क्या क्या मेथड्स है जिससे हम लोग ये सब सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड, मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड सिंस स्टार्टअप प्रॉब्लम्स आर नॉर्मल। हमेशा एक एंटरप्रेन्योर को दोस्त पॉजिटिव रहना चाहिए। हर एक सर्कमस्टेंसेस में अगर तुम पॉजिटिव रहोगे ना तो भाई हर एक प्रॉब्लम के साथ तुम डील कर पाओगे, बिकॉज ये नॉर्मल है। ये हर एक एंटरप्रेन्योर के साथ, ये हर एक स्टार्टअप खोलने वाले के साथ प्रॉब्लम आया हुआ है। इसमें बस नॉर्मल रह के तुमको ये प्रॉब्लम के साथ डील करना है बस। तो जिसके पास भी नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा वो लोग कुछ नहीं कर पाएगा अपना लाइफ में। जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, जो लोग उस प्रॉब्लम को टैकल करेगा बढ़िया से, वही लोग कर पाएगा। तो सबसे पहला तो ये है। सेकंड, रिमेंबर दैट लर्निंग रिक्वायर्स लिसनिंग मोर देन टॉकिंग। ध्यान से देखिए, रिमेंबर दैट लर्निंग रिक्वायर्स लिसनिंग मोर देन टॉकिंग। बोलने से ज्यादा सीखो और सीखने से ज्यादा सुनो। ठीक है, सीखना और सुनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप वाले बिजनेस में। आप इनिशियली बिजनेस बनाए हो, आप इनिशियली कदम रखे हो मार्केट में, आपको सीखने की ज्यादा जरूरत है। हर स्टेजेस में आपको सीखने का मौका मिलेगा। आप सीखो, आप सिर्फ बातेला मत मारो, आप सिर्फ बोलो मत। बहुत सारा बिजनेसमैन क्या करता है, सिर्फ बड़ा बड़ा बात बोलेगा, हम बनेंगे करोड़पति, हम बनेंगे अरबपति, हम बनेंगे खरबपति। भाई नहीं भाई, आप पहले सीखो, बातेला मत मारो, आप करो वो काम, है ना। इसके बाद इन सब में से सिर्फ 2-2 लाइंस करके आप लोगों को पढ़ना है। बहुत ही अच्छे से पढ़ के आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ओपनली कम्युनिकेट अबाउट ईच प्रॉब्लम एंड कमिट टू फिक्स इट। मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको ओपनली कम्युनिकेट करो, अपने एम्प्लॉयज के सामने बोलो, उसको पब्लिक के सामने बोलो कि क्या प्रॉब्लम क्या है, और उसको आप ठीक करने का वादा कर लो। उसको आप वादा कर लो कि आप उसको ठीक करोगे ही करोगे, उसको आप फिक्स करोगे ही करोगे। एंटरप्रेन्योर्स हु सॉल्व प्रॉब्लम्स वेल डोंट हाइड them from their teams or make excuses and publicly take responsibility for a timely resolution। सबसे पहले आप अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करो वो प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद आप एक टाइम फिक्स कर लो कि मैं इस टाइम तक ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा, बस सिंपल सा बात है। फोर्थ, डोंट हेजिटेट टू कॉल एन एक्सपीरियंस्ड एडवाइजर और मेंटर टू हेल्प। किसी को कॉल करने से हेजिटेट मत करो। आपका अगर कोई मेंटर है, आपका अगर कोई एडवाइजर है, तो आप उसको कॉल करके पूछो कि भैया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप बता दो ना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो कि भैया ये प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज बताओ ना। आप हिचकिचाने लगोगे कि कैसे भैया को मैसेज कर दे, तो फिर कैसे चलेगा। अपना जो मेंटर है, अपना जो एडवाइजर है, उसको कॉल करो बिना हिचकिचाए कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप कुछ सोल्यूशन निकालिए भैया, क्या करें इसका। इसके बाद 5, फॉलो ए डिसिप्लिन एनालिसिस बिफोर जंपिंग कंक्लूजन। लाइक सबसे पहले ही आंसर मत खोजो भाई, सबसे पहले ही कुछ कंक्लूजन में मत खोजो, सबसे पहले कोई बात का कंक्लूजन में मत खोजो। सबसे पहले उस चीज को पूरा एनालाइज करो, प्रॉपर एनालाइज करो। मतलब कि एकदम धड़ाम से दिमाग में आइडिया आया, सोच लिए हाँ ये करना है, बिल्कुल नहीं भाई, तुम्हारा बिजनेस फेल हो जाएगा। सबसे पहले उस आइडिया के बारे में रिसर्च करो, एनालाइज करो, 2-4 दिन बैठो, घंटों घंटों एनालाइज करो। इसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि ये काम करना भी है या नहीं करना है। दिमाग में कुछ भी आया फटाक से कर दिए, ये फालतू वाला आइडिया। इसके बाद ट्रैक एवरी प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम को ट्रैक करना सीखिए, हर प्रॉब्लम को क्या ट्रैक करना सीखिए। जो भी प्रॉब्लम आपका हो रहा है, वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसका पता लगाइए। इसके बाद ही तो आप एक ट्रू एंटरप्रेन्योर कहलाओगे, वरना एंटरप्रेन्योर किस बात का। सेट डेडलाइंस एंड मेजर्स एंड पे फॉर परफॉर्मेंस। मतलब आप एक डेडलाइन सेट कीजिए कि आप ये प्रॉब्लम को इस वक्त तक खत्म करोगे। आप एक डेडलाइन अगर सेट कर दोगे ना, तो आप सिंपल सा बात है सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है,
तो ये सब सारे जो पॉइंट्स है, ये जो भीतर भीतर वाले सारे जो पॉइंट्स है, उसको भी आपको पढ़ना है। याद रखिएगा, ये जो काले अक्षरों में जो येलो हाइलाइटर से जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको एकदम सेम रखिएगा और भीतर में 2 लाइन करके आप अगर अपने से बना के भी लिख दीजिएगा ना, मार्क्स मिल जाएगा भाई, मार्क्स मिल जाएगा, फुल गारंटी है। ठीक है, और सही लिखना, बस भूलभाल इंग्लिश मत लिखना। हमारा जो चैप्टर है बाबू अब ओवर हो चुका है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पूरा का पूरा खत्म कर दिए फाइनली। और आप लोगों को अभी मेरे ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी वाला वीडियो मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से जाइए, ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी को देखिए और पूरा का पूरा ईडी को इस तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।